अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास 12 के त्रैमासिक परीक्षा जो जून 2025 ईस्वी में हो चुका है, उसका पेपर, उर्दू का पेपर मेरे पास आ चुका है। आज इसी को हम लोग पूरा सवाल जवाब पूरे धमाकेदार तरीके से और आसान से आसान ज़बान में इस पूरे सवाल और जवाब को करने वाले हैं। इस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं ये फुल मार्क्स 80 नंबर का आया है। पूरे 80 नंबर को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो यकीनन हम कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो के ज़रिए आपके क्लास 12 के आधा से ज़्यादा तैयारी आपको यहीं पे हो जाएगी, इसी वीडियो के ज़रिए से हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके तमाम सवालात और जवाबात के बारे में। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो इसका सवाल है, वो पहला सवाल यह है कि निसाबी किताब का पहला सबक नज़ीर अहमद की कहानी अदब के लिहाज से क्या है। यानी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये क्या है? तो ये एक खाका है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दूसरा नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने किस शख्स का खाका लिखा है। यानी ये किसके ऊपर खाका लिखे हैं? तो अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के ऊपर लिखे हैं। तीसरा सवाल है कि बेहतरीन खाका किसे कहा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है कि जिसमें सवानी हो, जिसमें आंखों देखे वाक़यात हो, जिसमें शख्सियत के दिलचस्प पहलू हो, जिसमें सारी खूबियाँ तवाज़ुन में कायम हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जिसमें सारी खूबियाँ हो, यानी तीनों खूबी हो, जिसमें सवानी भी हो यानी जीवनी भी हो, और आंखों देखी बातें भी हो यानी हकीकत बात हो, और जिसमें शख्सियत के बारे में उजागर किया गया हो। ये सारी खूबियाँ खाका में मौजूद होती है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल में देखेंगे कि मदरसा में फ़खरुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। तो मदरसा में फ़खरुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो मदरसा में पढ़ते थे मियाँ दानी। पांचवा नंबर देखेंगे कि तालीम देने से इनकार कर देने पर फ़खरुल्लाह बेग टस से मस क्यों नहीं होते हैं। तो वो उनके पास इल्म का शौक़ होने की वजह से वो टस से मस नहीं होते हैं। छठा नंबर सवाल देखेंगे कि उर्दू अदब का शाहकार खाका किसे तस्वुर किया गया है। तो वो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इन्हीं को तस्वुर किया गया है। आगे देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन कि आजकल आम तौर पर किन लोगों के खाके लिखे जा रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन है अदीबों के, बी है शायरों के, सी है मशहूर शख्सियात के, और डी है इनमें से सभी। यानी इनमें सभी लोगों के ऊपर खाके लिखे जा रहे हैं। आठवां नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से क्या सही है। यानी इस चारों ऑप्शन में क्या चीज़ सही है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से। ए नंबर ऑप्शन देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन है कि मिर्ज़ा साहब के मुताबिक वो सितंबर 1883 में पैदा हुए हैं। ना, ये गलत है। बी नंबर देखेंगे उनके वालदा के इंतकाल के बाद उनके खाला ने उन्हें औलाद की तरह पाला। नहीं, ये भी गलत है, बल्कि उनके फूफी ने उनको पाला था। उनके मज़ामीन के मजमुआ का नाम मज़ामीन फ़रहत है। हाँ, ये सही है, उनके मजमून के मजमुआ का नाम मज़ामीन फ़रहत है। 9 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। यानी कौन अफसाना नहीं है। टोबाटेक सिंह ये अफसाना है, प्रॉमिस ये भी अफसाना है, इब्राहिम सक्का ये भी अफसाना है, लेकिन नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये अफसाना नहीं है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल पे फोकस करेंगे। तो फ़खरुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो थे वो शेर ख्वानी में एराब की गलती करते थे, ज़बर और ज़ेर और पेश की गलतियां करते थे। 11 नंबर सवाल है कि मजमून किस तरह का अदब है। तो मजमून जो है गैर अफसानवी अदब है। 12 नंबर सवाल देखेंगे तो किस तहरीक ने मजमून के लिए मवाफिक माहौल कायम किया। यानी किस तहरीक ने, तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, किस तहरीक ने यानी किस आंदोलन ने। तो सर सैयद तहरीक ने, सर सैयद के आंदोलन ने मजमून में मवाफिक माहौल कायम कर दिया। 13 नंबर सवाल देखेंगे खाक के तह में कौन सा नायाब खजाना दबे हुए हैं। तो वो मिट्टी का तेल है। इसके अलावा तमाम हीरे जवाहरात बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं, लेकिन उन सभी में मिट्टी का तेल भी नायाब खजानों में छुपा हुआ है मिट्टी के अंदर। 14 नंबर सवाल देखेंगे कि रॉकफेलर किस चीज़ की तजारत करता था। यानी किस चीज़ का खरीदो फरोख्त करता था। तो वो मिट्टी के तेल की खरीदो फरोख्त करता था। 15 नंबर सवाल देखेंगे कि तजारत करने वाले को क्या कहते हैं।
تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، بیاپاری جسے ہندی میں اور بزنس مین جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے یہ سب چیز سمجھ میں آتا ہوگا۔ 16 نمبر سوال دیکھیں گے تو 16 نمبر سوال میرا یہ ہے کہ مٹی کا تیل مضمون نگار کون ہے؟ یعنی مٹی کا جو تیل ہے اس کے مضمون نگار کون ہے، اس کے لیکھک کون ہے، رائٹر کون ہے؟ اس کے رائٹر ہے خواجہ حسن نظامی۔ 17 نمبر سوال دیکھیں گے کہ خواجہ حسن نظامی کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا صحیح ہے، کون سا آپشن صحیح ہے؟ تو آپشن نمبر اے دیکھیں گے تو آپشن نمبر اے کہہ رہا ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ وہ 1878 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ہاں یہ بھی تو صحیح ہے۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، یعنی ان میں سب صحیح جو ہے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 18 نمبر سوال دیکھیں گے تو 18 نمبر سوال ہمارا چیک چیکے کہتا ہے کہ ان میں سے کون ادیب شری کرشن پر کتاب لکھے ہیں؟ یعنی ان میں جو 4 آپشن جو ہے اس میں سے کون سا ایسا ادیب ہے، کون سا ایسا رائٹر ہیں جنہوں نے شری کرشن کے اوپر ایک کتاب لکھا ہے؟ تو وہ ہے خواجہ حسن نظامی۔ 19 نمبر سوال دیکھیں گے کہ درج ذیل میں کون سا حقائق صحیح ہے، یعنی کون سی جو آپشن ہے یہ صحیح ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے کہ مٹی کا تیل مرزا فتح اللہ بیگ کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ نہیں یہ تو غلط ہے، مٹی کا تیل جو ہے خواجہ حسن نظامی کے دوارا لکھا ہوا ہے۔ بی نمبر آپشن دیکھیں گے تو ڈاکٹر نذیر احمد اردو ادب کے مشہور ناول نگار ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اچھا سی نمبر دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد کے استاد مرزا فتح اللہ بیگ ہیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے جو استاد ہیں وہ مرزا فتح اللہ بیگ نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا مرزا فتح اللہ بیگ کے استاد ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈی نمبر آپشن دیکھیں گے، نذیر احمد کی کہانی کے خاکہ نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ نہیں، اس کے خاکہ نگار جو ہیں وہ مرزا فتح اللہ بیگ ہیں۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی نمبر آپشن۔ سوال نمبر 20 کو دیکھیں گے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مٹی کا تیل کے مضمون نگار خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کیا صحیح ہے؟ یعنی جو خواجہ حسن نظامی ہیں ان کے بارے میں اس چاروں آپشن میں سے کون سا آپشن صحیح ہے؟ اے نمبر آپشن ہے کہ انہوں نے درگاہوں اور خانقاہوں کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، انہوں نے ہندو تیرتھ آستھانوں کی یاترا کی تھی، انہوں نے ہندو سادھوؤں کے فلسفہ ویدانت سیکھا تھا۔ یہ تینوں صحیح جواب ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، ان میں سبھی صحیح۔ 21 نمبر سوال دیکھیں گے، مضمون نگار کے مطابق پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ تو وہ ہے صبح کا ناشتہ۔ اگر صبح میں کوئی بھی آدمی ناشتہ کر لیتا ہے تو دن بھر کا ڈھارس مل جاتا ہے۔ 22 نمبر سوال دیکھیں گے کہ افطار کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو یہ فطور سے نکلا ہوا ہے۔ فطور جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ 23 نمبر سوال دیکھیں گے، 23 نمبر سوال ہمارا کہہ رہا ہے کہ ناشتہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناشتہ جو ہے یہ ہمارا اردو زبان کا لفظ ہے جس کو عربی میں فطور کہتے ہیں۔ 24 نمبر سوال ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو بھوک توڑنے کا اصطلاح ناشتہ ہے۔ 25 نمبر سوال دیکھیں گے، قلمی کتاب سے کیا مراد ہے؟ قلمی جو کتاب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے اسی کو قلمی کتاب کہتے ہیں۔ 26 نمبر سوال ہے کہ رسالہ الپنچ کس شہر سے شائع ہوا؟ تو رسالہ الپنچ جو ہے وہ پٹنہ رسالہ سے شائع ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں 27 نمبر سوال کے بارے میں۔ 27 نمبر سوال ہمارا کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، میں 2 زبانیں جانتا ہوں، ایک پورب کی اور ایک پچھم کی۔ یہاں پورب کی زبان سے کیا مراد ہے؟ تو پورب کی جو زبان سے مراد ہے عربی، اگر پشچم کا کہتا تو پشچم سے انگریزی ہو جاتا، یہاں پورب کہہ رہا ہے تو اسی لیے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا عربی۔ 28 نمبر سوال دیکھیں گے، 28 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے شبلی نعمانی ان کے استاد تھے، صحیح جواب ہے۔ ان کے وابستگی الہلال سے بھی رہی ہے، یہ بھی صحیح جواب ہے۔ مختصر علالت کے بعد ان کے انتقال کراچی میں ہوا، یہ بھی تو صحیح ہے، یعنی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ان میں سے بھی صحیح۔ 29 نمبر سوال دیکھیں گے جلدی جلدی کہ بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ تو بستی دسنا جو ہے وہ نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ 30 نمبر سوال ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کیا ہے؟ یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ہے یہ کون سا صنف ہے؟ تو یہ ہے مضمون، کس کا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کا ہے۔ 31 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ سرخی کس کی اصطلاح ہے؟ تو سرخی جو ہے وہ عنوان کی اصطلاح ہے۔
सुर्ख का मतलब होता है लाल, और सुर्खी से इस्तिलाह सुर्खी से मुराद है उन्वान। 32 नंबर सवाल देखेंगे कि किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत किस सिन्फ की खसूसियत है, यानी किस्सा गोई किस चीज़ में होती है, तो अफसाना में होती है, इसमें कहानी वगैरह में कही जाती है। 33 नंबर सवाल देखेंगे कि उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है, यानी उर्दू के पहला अफसाना निगार है वो है सज्जाद हैदर यल्दरीम। अगर पहला नाविल निगार पूछता तो वो होते मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग होते, लेकिन इसमें पहला अफसाना निगार पूछा है तो वह है सज्जाद हैदर यल्दरीम। इनके पहला अफसाना का नाम है नशे की पहली तिरंग, जो कि 1900 ईस्वी में शायू हुआ। आगे देखेंगे 34 नंबर हमारा सवाल है कि अफसाना के ताल्लुक से क्या सही है, यानी अफसाना में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन है कि वह तहरीरी किस्सा जिसे एक ही निशिस्त में पढ़ लिया जाए, यानी एक ही बैठक में पढ़ लिया जाए, ये भी सही जवाब का हो रहा है। बी नंबर ऑप्शन है कि फ़क्शन की ये सबसे मुख्तसर शक्ल है, यानी अफसाना जो है ये छोटा कहानी होता है, तो ये भी सही है। इसका लाजमी असर वहदत तासीर रहता है, यानी इसमें एक मौजू होता है, तो ये भी सही जवाब है। और इनमें सभी, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी सही। आगे देखेंगे 35 नंबर सवाल, हिंदू और सिख पागलों को किस मुल्क के हवाले किया जा रहा था। तो हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान के हवाले किया जा रहा था, और मुसलमान पागल को पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा था, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान। 36 नंबर सवाल देखेंगे कि इंग्लो इंडियन पागल किस वार्ड में थे, तो वो थे यूरोपियन वार्ड में। 37 नंबर सवाल देखेंगे कि अफसाना टोबा टेक सिंह में किस पागल खाने की कहानी है, तो वो लाहौर पागल खाने की कहानी है। 38 नंबर सवाल देखेंगे कि बसंत सिंह के मुस्लिम दोस्त का क्या नाम था, तो वो नाम था फजले दीन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 39 नंबर सवाल है कि शहाद हसन मंटू कौन थे, तो शहाद हसन मंटू जो थे अफसाना निगार थे, जो कि कहानी लिखे हैं टोबाटेक सिंह। टोबाटेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है, तो वो पागलों की जा रही है। 40 तक हो गया। 41 नंबर सवाल देखेंगे कि सिन्फ नज़म के ताल्लुक से क्या सही है, यानी सिन्फ नज़म जो है इसके ताल्लुक से कौन सी बातें सही है। ए नंबर ऑप्शन का हो रहा है एक ख्याल को सिलसिला वार आगे बढ़ाना, ख्याल के इर्तका के बाद अंजाम तक पहुंचाना, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा का हो रहा है कि एक मखसूस उन्वान तय करना, ये भी कहीं ना कहीं सही है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उनमें से सभी सही। 42 नंबर देखेंगे कि उर्दू की पहली जदीद नज़म किसे करार दिया गया है। जो उर्दू की पहली नज़म है वो कौन है, तो वो है शब कदर, नज़म शब कदर। नज़म को हिंदी में कविता बोलते हैं और अंग्रेजी में पोयम कहते हैं। 43 नंबर सवाल देखेंगे आज़ाद नज़म की तरक्की किस तहरीक के ज़ेरे असर हुई, तो वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर हुई। 44 नंबर सवाल देखेंगे कि शायर ने नज़म गुफ्तगू किसके नाम से मंसूब किया, वो हिंदू पाक दोस्ती के नाम से किया। हिंदू मतलब हिंदुस्तान, और पाक मतलब पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती के नाम से वो मंसूब किया है। 45 नंबर सवाल है कि नज़म गुफ्तगू किस किस्म के नज़म, यानी वो कैसा नज़म है, तो वो आज़ाद नज़म है। 46 नंबर सवाल देखेंगे गुफ्तगू बंद ना हो के जरिए शायर ने किसके दरमियान बातचीत बंद ना करने का पैगाम दिया, तो वो हिंदू पाक के दरमियान, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू बंद ना होने का पैगाम दिया है। उसके बाद देखेंगे 47 नंबर सवाल कि आज़ाद नज़म की खुसूसियत क्या है, यानी आज़ाद नंबर में क्या ख़ास चीज़ें होती है। इसमें एक ख्याल या मौजू का इजहार करना, सही जवाब है। कई किस्म के असूलों की पाबंदी से आज़ादी, सही जवाब है। छोटे और बड़े मिसरे इस्तेमाल करने की आज़ादी, ये भी सही है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 नंबर सवाल हमारा यह है कि निसाब में शामिल शायर अली सरदार जाफरी के ताल्लुक से क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, हाँ ये भी सही है। वो तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म शायर हैं, ये भी सही है। आज़ाद नज़म की हैयत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है, कहीं ना कहीं ये भी सही है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग भी हमारे बताने से पहले आपके माइंड में, आपके जहन में इसका जवाब आता होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि हमारे बताने से पहले आप लोग के जहन में इसका जवाब चला जा रहा है। तो आइए 49 नंबर सवाल देखते हैं कि निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है। तो गुफ्तगू क्या है, अफसाना है कि मजमून है कि इंसाइया है कि नज़म है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये नज़म है। 50 नंबर सवाल देखेंगे कि नज़म मेरा सफ़र का शायर कौन है, तो नज़म मेरा सफ़र का जो शायर है वो है अली सरदार जाफरी। इन्होंने दो नज़म लिखा है, एक गुफ्तगू और एक मेरा सफ़र। 51 नंबर सवाल देखेंगे शायर के मुताबिक मौत से कबल की कैफियत क्या है, यानी शायर जो हैं अली सरदार जाफरी, वो उनके मुताबिक जो मेरा सफ़र नज़म लिखे उसके मुताबिक मौत से कबल कौन सी कैफियत तारी होती है। तो ए नंबर ऑप्शन है कि आंखों की रोशनी चली जाती है,
ये भी सही जवाब है। ज़बान से उसकी गोयाई छिन जाती है, यानी उसकी बोली छिन जाती है, ये भी सही जवाब है। खून की रफ्तार और दिल की धड़कन थम जाती है, ये भी सही है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी सही। 52 नंबर सवाल है कि नज़म मेरा सफ़र के ताल्लुक से क्या सही है, यानी इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। इस नज़म का पहला मिसरा फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये है, तो हाँ ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इस नज़म के शायर अली सरदार जाफरी हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरा सफ़र जो नज़म है उसके शायर अली सरदार जाफरी, ये भी सही है। इसमें शायर मौत के सफ़र की मानूइयत को पेश किया है, तो ये भी सही जवाब है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही। 53 नंबर सवाल देखेंगे कि गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे। तो गालिब जो थे वो उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे। 54 नंबर सवाल देखेंगे कि गज़ल किस सिन्फ से पैदा हुई है, तो वो कसीदा से हुई है। 55 नंबर सवाल देखेंगे कि गज़ल के ताल्लुक से क्या सही है, तो गज़ल के ताल्लुक से इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके हर शेर में ख़यालात बदल जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बदल जाता है। बी देखेंगे कि उसके पहले शेर के दोनों मिसरे आमतौर पर हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, सही जवाब है। उसके आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही जवाब है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी सही। 56 नंबर सवाल देखेंगे कि दर्जा झेल में कौन सा हकायक गलत है। सब में सही अभी तक आ रहा था, लेकिन इसमें 56 नंबर सवाल में बताना है कि कौन सा गलत है। तो मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए, जी बिल्कुल ये सही है, ये तो गलत नहीं है। गालिब के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। गालिब ने पहले असद तखल्लुस इख्तियार किया, हाँ ये भी सही है। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि वालिद के इंतकाल के बाद बड़े भाई नसरुल्लाह बेग ने गालिब के परवरिश की, तो इनके बड़े भाई नसरुल्लाह बेग नहीं थे बल्कि इनके चचा थे, यानी ये गलती कह रहा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर सवाल देखेंगे तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, इस मिसरा में शायर किससे मुखातिब है, तो वह अपने दोस्त से मुखातिब है। 58 नंबर सवाल देखेंगे कि किस शायर ने खुद को वजीफ़ा ख्वार कहा है, तो वो है गालिब, असदुल्ला खां गालिब अपने गज़ल में अपने आप को वजीफ़ा ख्वार बताया है। 59 नंबर सवाल देखेंगे कि दर्जा झेल में कौन गालिब के शामिल निसाब पहली गज़ल का काफिया नहीं है। पत्थर, सागर, नौकर, चाकर, तो इसमें चाकर जो है ये इनका पहली गज़ल का काफिया नहीं है, हमारा सही जवाब हो जाएगा चाकर, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर देखेंगे कि गालिब ने पेंशन के सिलसिले में किस शहर का सफ़र किया था, यानी ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में ये कहाँ गए थे, तो वो कलकत्ता का सफ़र किए थे। 61 नंबर सवाल देखेंगे कि अली सरदार जाफरी 1967 ईस्वी में पद्म श्री से नवाजे गए, इस जुमले में इस्तेमाल पद्म श्री क्या है, तो पद्म श्री एक अवार्ड है जो कि सरकार की तरफ से मिलता है, हुकूमत की तरफ से मिलता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वो अवार्ड या वह नाम जो हुकूमत की तरफ से मिले उसे खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो खिताब। तो पद्म श्री एक खिताब है। आपको ये पता चले कि पद्म श्री जो अवार्ड है भारत का चौथा बड़ा शहरी एजाज़ है, जो अली सरदार जाफरी को 1967 ईस्वी में मिला। 62 नंबर सवाल देखते हैं कि यूं ही गुरूरता रहा गालिब तो ए अहले जहां, इस मिसरे में गालिब क्या है, तो गालिब इसमें तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। आप जानते हैं कि तखल्लुस जो होता है शायर अपना शायरी में इस्तेमाल करता है, जो नाम है उसी नाम को हम तखल्लुस कहते हैं। तो ये जो गालिब है ये तखल्लुस है। 63 नंबर सवाल देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाएं उसे क्या कहते हैं, आपको पहले बताएं, अभी भी बताएं हैं, उसे खिताब कहते हैं। अगर वह आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे लक़ब कहते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से दिया जाए तो उसे खिताब कहते हैं। 64 नंबर सवाल देखेंगे कि शायर अपने अशआर में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, अभी भी बताएं, भूल गए हैं, कौन कहते हैं, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, तखल्लुस। 65 नंबर सवाल देखेंगे कि शायर के जमा क्या है, शायर का जमा क्या है, तो शायर का जमा होता है शुअरा। 66 नंबर सवाल देखेंगे उर्दू का लफ्जी मतलब क्या है, तो उर्दू का लफ्जी मतलब होता है लश्कर। 67 नंबर सवाल देखेंगे कि इम्तिहान गाह कवायद के लिहाज से क्या है, तो इम्तिहान गाह एक जगह होता है, तो उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़, जगह को जो जाहिर करता है उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़। 68 नंबर सवाल देखेंगे कि दो ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा हो लेकिन इमला और माना मुख्तलिफ हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुतरादिफ कहते हैं। मुतरादिफ कोई दूसरी ज़बान में मुतशाबा भी कहते हैं, मुतशाबा अल्फाज। आगे देखेंगे 70 नंबर सवाल कि अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या है। ये सवाल आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अर्ज़ का हमसूत यानी हम
आवाज़ वाला माना क्या है? तो अर्ज का फ़र्ज हो जाएगा, ये हम आवाज़ नहीं होगा, कर्ज ये भी नहीं होगा, गर्ज ये भी नहीं होगा, अर्ज, हाँ ये सही जवाब है हमारा, अर्ज यानी हम आवाज़ वाला। इसी के आवाज़ वाला कौन सा है? 70 नंबर सवाल देखेंगे कि वह लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये आपके पेपर का आखिरी सवाल है, ये आपको बताना है कि वो लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से फटाफट हमको बताइए कि उसे क्या कहते हैं। यानी जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल होता है उसे हम तो सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम को ही उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें ज़मीर। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से 17 का 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए फटाफट देर ना करते हुए हम लोग सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और मुख्तसर सवाल जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसमें सबसे पहला जो सवाल है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कौन हैं? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग एक बहुत ही बड़े मशहूर खाका निगार हैं जिनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में दिल्ली की सरजमीन पे हुई। दूसरा नंबर सवाल है कि मियाँदानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो मियाँदानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे और शेर व शायरी सीखने के गर्ज से जाते थे। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर उसी को क्या कहते हैं? तो उसे खाका कहते हैं। चौथा नंबर सवाल देखेंगे कि मिट्टी का तेल क्या है? तो मिट्टी का तेल एक मजमून है जिसके मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। पांचवा नंबर सवाल कि मिट्टी के तेल की कोई दो खूबियां बयान कीजिए। तो मिट्टी के तेल की कोई दो खूबी बयान कीजिएगा। पहला खूबी ये कर दीजिएगा, इसी के दम से पूरे दुनिया में रोशनी है और इसी के वजह से सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती है, दौड़ती हुई दिखाई देती है। छठा नंबर सवाल है कि नज़म मेरा सफ़र का पहला शेर लिखिए। तो नज़म मेरा सफ़र का जो पहला शेर होगा कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुम्हलाएंगे और बर्ग ज़बां से नतको सदा की हर तितली उड़ जाएगी। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। सातवां नंबर सवाल है कि लफ्ज़ निहार की असलियत क्या है? लफ्ज़ नहार की असलियत नहार है। ना का मतलब होता है नहीं और हार का मतलब होता है गज़ा, यानी नहार का मतलब नहीं खाया हुआ। आठवां नंबर सवाल देखेंगे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक किस किताब से माखूज है? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक उर्दू के मशहूर मज़मून निगार जिसका नाम सैयद सुलेमान नदवी है, उन्हीं के मशहूर किताब नक़ूश सुलेमानी से माखूज है। 9 नंबर सवाल देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा कुशीदगी क्यों बरकरार रहती है? इसका सही जवाब इस तरीके से लिख दीजिएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं लेकिन दोनों मुल्क में हमेशा कुशीदगी बरकरार रहती है। आज़ादी से पहले ये दोनों मुल्क बरतानवी सरकार के गुलाम थे। सबों ने मिलकर के आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ादी भी पाई, मगर आज़ादी के बाद मुल्क को तकसीम कर दिया गया, बांट दिया गया और उसी वक्त से दोनों ममालिक एक दूसरे के क्या बन गए? तो दुश्मन बन गए और उसी दरमियान से हमेशा इन दोनों में कुशीदगी बरकरार रहती है। 10 नंबर सवाल देखेंगे कि अली सरदार जाफरी के शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो वो था तरक्की पसंद तहरीक से। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। शायर ने हिंदू पाक की कुशीदगी का हल किस तरह करने पर जोर दिया? तो वो गुफ्तगू करने पे जोर दिया। इसी के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नज़म लिखा जिसका नाम था हिंदू पाक दोस्ती के नाम। आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है सैयद सुलेमान नदवी को माहिर लुसान क्यों कहा जाता है? तो सैयद सुलेमान नदवी को माहिर लुसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। इल्म के तमाम दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, मगर उनके ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। उनके बेशतर तसनीफ़ात उसी मौजू से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्हें माहिरुल लुसान कहा जाता है। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि शायर के मुताबिक किसके मरने के बाद लोग उसे क्यों याद करेंगे? यानी शायर के कहने का मतलब यह है, शायर के मुताबिक मरने के बाद लोग उस वक्त तक याद रखेंगे जब कुछ अच्छा काम करेगा। कोई भी आदमी अच्छा काम करके मरता है तो उसकी अच्छाई को लोग याद करते हैं, उसकी अच्छाई ही उसके मरने के बाद जिंदा रखती है, नहीं तो फिर आदमी को लोग भूलने में वक्त नहीं लगता है। 14 नंबर सवाल देखेंगे कि मिट्टी के तेल के बदबू की वजह से लोग क्या करते हैं? तो लोग नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं, यानी नाक मुंह बंद करना शुरू कर देते हैं। 15 नंबर सवाल है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानी किसने लिखी? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो सवानी है ये ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी। उस सवानी का नाम है निज़ामी बसरी। 16 नंबर सवाल देखेंगे सुर्खी यानी उन्वान स्याही से सुर्खी कैसे बन गया?
सुर्खी का मुराद उन्वान से है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कलमी किताबें लिखी जाती थी, यानी कलम से किताबें लिखी जाती थी, तो उसका जो हेडलाइन है उसको खूबसूरत पढ़ाने के लिए और उसको दूर से दिखने के लिए उसको सुर्ख से यानी लाल कलम से लिखा जाता था, जिसकी वजह से लोग दूर से ही पहचान ले कि ये किसका खत है और कैसे क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद शायरी के मौजू पर लेक्चर कहाँ दिया। जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं वो जदीद शायरी के मौजू पर इन्होंने अंजुमन पंजाब में लेक्चर दी। तकरीबन उन्होंने 23 लेक्चर दिए। 18 नंबर सवाल देखेंगे कि क्या अली सरदार जाफरी पद्मश्री और भारतीय ज्ञानपीठ दोनों अवार्ड से नवाजे गए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ये दोनों अवार्ड से नवाजे गए। 19 नंबर सवाल देखेंगे, गालिब का शहर आगरा से क्या रिश्ता है। तो गालिब का शहर आगरा से वो पैदाइशी रिश्ता है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई। 20 नंबर सवाल देखेंगे कि वालिद के इंतकाल के बाद गालिब किन की सरपरस्ती में रहे। तो वालिद के इंतकाल के बाद, जब वालिद का इंतकाल हुआ तो गालिब बचपन में थे, यानी 5 साल की उम्र के थे, तभी वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके चचा ने, जिनका नाम था नसरुल्लाह बेग, उन्होंने इनकी परवरिश की। और उसके बाद चचा का जब इंतकाल हुआ तो उन्हीं की माँ, जिनका नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम, उन्होंने इनकी अपने सरपरस्ती में ले ली और उनका परवरिश करती थी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।